नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी बढ़िया होंगे। एशिया कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं पूरे विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट महाद्वीप, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वहां के पर्वत, पहाड़, नदियां, जो भी ज्योग्राफिकल चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आती है, वो आज सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। दो कॉन्टिनेंट कवर हो चुके हैं और यकीन मानिए उस दोनों कॉन्टिनेंट से जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमने किया था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, घास के मैदान, पर्वत, पहाड़, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल, ये सारी चीजें हमने कवर करी। आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे और उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सारी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं, और लास्ट में एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। और वही एमसीक्यू आपकी हेल्प करने वाले हैं आगे आने वाले एग्जाम, क्योंकि कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन पूछता है, नो डाउट। तो अंत तक क्लास में बने रहिएगा। लास्ट में हम करने वाले हैं थ्योरी के बाद फिर एमसीक्यू। आपके सामने स्क्रीन पे साउथ ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चित्र दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, आप इसे देखिए। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला मैंने क्या बताया था? पहला मैंने बताया था एशिया कॉन्टिनेंट, बताया था मैंने कि एशिया कॉन्टिनेंट विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देख पा रहे होंगे, ये किस नंबर का है? ये सेकंड लार्जेस्ट महाद्वीप है ये पूरे विश्व का। इसमें लगभग 54 देश हैं। इसमें कितनी कंट्रीज है? 42 कंट्रीज इस पूरे कॉन्टिनेंट में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश इसी कॉन्टिनेंट के पास है। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि एशिया कॉन्टिनेंट विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है तो सबसे ज्यादा देश भी उसी कॉन्टिनेंट में होंगे। ये सवाल आया था कि निम्नलिखित में से किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा देश हैं, तो लोगों को लगा कि एशिया कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा बड़ा है, तो जो देश होंगे सबसे ज्यादा वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में होंगे, और लोग गलत करके चले गए। बिल्कुल गलत है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा देश है, 54 देश, 54 कंट्रीज है। किसमें? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सवाल आता है कि कितनी कंट्रीज हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो 54 कंट्रीज। और सबसे ज्यादा अगर सवाल आएगा ना कि किसी ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा देश है, तो बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि एशिया कॉन्टिनेंट होगा, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा देश है। और इस कॉन्टिनेंट में आपको ये दिख रहा होगा अल्जीरिया, क्योंकि हमने जब कॉन्टिनेंट कवर किए हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है ये अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया। ये आप देख पा रहे होंगे ये मैप में, ये है अल्जीरिया। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, ये अल्जीरिया। ये और सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है ये। हिंद महासागर में ये है कॉमरोस, और कॉमरोस के ऊपर है यहाँ पे सेशल्स। क्या है? सेशल्स। और वही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश कौन सा है? सेशल्स है। और पूछ लेता है कि सेशल्स कहाँ स्थित है, तो ये मेडागास्कर है, यहाँ पे इंडियन ओशन के पास है सेशल्स। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 44 कंट्रीज हैं। और ये किसी भी महाद्वीप में हो सबसे ज्यादा देश वाला महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम रिलेटेड जो और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देखते हैं। अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें तो आनंद ही आ जाएगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आप जल्दी जल्दी उन चीजों को आप कवर करेंगे। देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो है 30.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे पहला महाद्वीप कौन था बड़ा? विश्व का पहला बड़ा महाद्वीप था एशिया, और सेकंड में है अफ्रीका। इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, पश्चिम में है अटलांटिक ओशियन, दक्षिण में है हिंद महासागर, और पूर्वोत्तर में है रेड सी और सुएज कनाल। ये यहाँ पे कैसे समझ में आएगा? जब हम इसे मैप में देखेंगे। अब आप इस मैप को देखिए, इस मैप को आप देखिए, और इसमें अभी जो हमने पढ़ा हम उसे देखते हैं। ये है पश्चिम, क्लियर? इस पश्चिम में क्या है? अटलांटिक ओशियन। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। ये क्या है? ये आपको दिख रहा होगा इंडियन ओशियन। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में क्या है? यहाँ है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। पूर्व कहिए या दक्षिण पूर्व कहिए, यहाँ क्या है? हिंद महासागर है। पूर्व में कह लीजिए या दक्षिण पूर्व में कह लीजिए। ये है उत्तर,
यहाँ पे है भूमध्य सागर। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर है। ये सवाल आता है कि अफ्रीका महाद्वीप है, उसके पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो याद रखिएगा अटलांटिक है। पूर्व में या दक्षिण पूर्व में कौन सा है, तो हिंद महासागर है। उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में भूमध्य सागर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये जो आपके सामने कॉन्टिनेंट है, इसके पूर्वोत्तर में, मतलब पूर्व और उत्तर में कौन सा सागर है। तो देखिए ये है पूरब, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये पूरा, ये है पूरब। इस पूरब के उत्तर में बोला है, उत्तर मतलब ये वाला पोर्शन, इस पूरब के उत्तर में यहाँ पे है ये रेड सी यानी लाल सागर, और यहीं पे है स्वेज नहर, स्वेज कनाल, यहीं पे है ये स्वेज नहर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहर मानी जाती है और इसे मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यहीं पे है स्वेज नहर। तो कभी आ जाए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्वोत्तर में क्या है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्व और उत्तर में क्या है, लाल सागर और स्वेज नहर। ये बात याद रखिए। अभी इनसे रिलेटेड और भी फैक्ट हम जानेंगे। तो ये समझ में आया कि उत्तर में क्या था, भूमध्य सागर, पश्चिम में क्या था, अटलांटिक ओशियन, पूरब या दक्षिण पूर्व में क्या था, हिंद महासागर, और पूर्वोत्तर में हमने क्या देखा, रेड सी, लाल सागर और स्वेज कनाल यानी कि स्वेज नहर। चलिए, आप सबको पता है कि जो एटलस पर्वत श्रृंखला है, एटलस पर्वत श्रृंखला है, वो क्या है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक पर्वत श्रृंखला है। जैसे हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पढ़ा था ना कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पढ़ाई थी मैंने, एकांकागुआ। तो जिस तरह एंडीज पूरी जो पर्वत श्रृंखला थी, उसी तरह है एटलस पर्वत श्रृंखला। ये क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है जो किन देशों में फैली हुई है, उत्तरी अफ्रीका में, मोरक्को से अल्जीरिया, ट्यूनेशिया तक। आप इसे अगर मैप में देखना चाहेंगे तो मैं उसे भी आपको दिखा देती हूँ। एटलस क्या है, एटलस ये पूरी पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ फैली हुई है, मोरक्को, ट्यूनेशिया, इन कंट्रीज में फैली हुई है। अब आप यहाँ देखिए, कहाँ दिख रहा है मोरक्को, ये रेड पेन कर लेती हूँ, उससे आपको हाईलाइट होगा। ये है मोरक्को, ये है ट्यूनीशिया, यहाँ ये है ट्यूनीशिया, यहाँ से यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला है ये, और यही है एटलस पर्वत श्रृंखला। इन देशों में मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, यहाँ पे है एटलस पर्वत श्रृंखला। तो जैसे एंडीज पर्वत श्रृंखला थी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसी तरह यहाँ क्या है, यहाँ है एटलस पर्वत श्रृंखला। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि सवाल अगर आएगा ना कि एटलस पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, और मैच द कॉलम में आ गया, फिर तो मैच द कॉलम में आप लगा के आएंगे कि एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होके गुजरती हैं। कौन कौन सी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, और मकर रेखा। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप है हमारे पूरे विश्व में, उन 7 महाद्वीप में सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिससे कर्क रेखा भी होके गुजरती है, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा भी होके गुजरती है, और मकर रेखा भी होके गुजरती है। और ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि विश्व का ऐसा कौन सा एक इकलौता महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं होके गुजरती हैं, तो वो सिर्फ इकलौता कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आप ये देखिए, ये गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यही है कर्क रेखा, और ये इक्वेटर, ये क्या है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है मकर रेखा। क्लियर। तो ये तीनों रेखाएं आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये किस कॉन्टिनेंट से होके गुजर रही है, अफ्रीका। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका, ये पूरा वर्ल्ड मैप विश्व के 7 महाद्वीप है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इकलौता जिससे कौन सी एक कर्क रेखा यहाँ गुजर रही है, आप देख पा रहे होंगे। ये गुजर रही है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, और ये गुजर रही है मकर रेखा। तो ये एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्लियर। चलो, अब आते हैं यहाँ बहने वाली नदियों पे। यहाँ कौन सी एक इंपॉर्टेंट नदी, कौन कौन सी नदियां बहती हैं। आप सबको पता है कि अमेज़न मैंने कहाँ पढ़ाई थी, अमेज़न मैंने पढ़ाई थी दक्षिण अमेरिका में। यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है नील नदी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सी नदी बहती है, नील नदी बहती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये नील नदी है, यहाँ पे नील नदी लिखा हुआ है, ये नील नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है, ये इजिप्ट में, इसे ही इजिप्ट की क्या कहा जाता है, ये नील नदी है, और नील नदी की 2 सहायक नदियां हैं, व्हाइट और ब्लू नील। तो अगर कभी आता है कि नील नदी की 2 सहायक नदियां कौन सी हैं, तो एक व्हाइट नील है और एक ब्लू नील।
क्लियर? ये है रेड सी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लाल सागर है ये। तो हम पढ़ने वाले हैं नील नदी के बारे में। चलिए, नील नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? नील नदी की जो बेसिकली लंबाई है वो 6650 से लगभग 6850 किलोमीटर तक मानी जाती है। कहीं कहीं ये 950 भी इसका वर्णन मिलता है। तो कितनी लंबाई है इसकी? 6650 से 6850 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 6890 के आसपास भी इसका वर्णन मिलता है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। हाँ, यहाँ एक कंफ्यूजन ये होता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न है या नील नदी, इस पे अभी भी संशय बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? अमेज़न नदी है। और कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो नील नदी है। तो अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना है, जरूरी है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है नील, और दुनिया की सबसे लंबी नदी भी इसे माना जाता है, नील नदी को। नील नदी की दो सहायक नदियां मैंने कौन सी बताई थी? नील नदी की दो सहायक नदियां मैंने बताई थी। व्हाइट नील, ये कहां से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है। व्हाइट नील कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। याद रखिएगा, ये सवाल आता है कि व्हाइट नील कहां से निकलती है। व्हाइट नील निकलती है विक्टोरिया झील से, और दूसरी इसकी सहायक नदी है ब्लू नील, और ये कहां से निकलती है? ये ताना झील इथोपिया से निकलती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैप जो लगाया था मैंने, ये नील रिवर का मैप लगाया था मैंने, इसमें आप ये देखेंगे कि ये नील रिवर है, ये इसकी सहायक नदी कौन सी थी? व्हाइट नील, और ये ब्लू नील। ये व्हाइट नील कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से, और ये ब्लू नील कहां से निकलती है? ताना झील से निकलती है, ये इथोपिया के पास है ये। तो ब्लू नील कहां से निकलती है? ताना झील से, और व्हाइट नील कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। क्लियर? चलिए, और ये आगे जाके कहां मिलती है? व्हाइट और ब्लू रिवर आगे जाके मिल जाती है सूडान के पास खार्तूम में। कहा मिलती है? सूडान के पास ही मिल जाती है, खार्तूम। खार्तूम नाम की जगह है, वहां ये मिलती है, और वहां से फिर ये आगे नील रिवर के रूप में एक प्रॉपर आगे बढ़ती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। कभी कभी सवाल ये आता है कि जो नील रिवर है वो कहाँ जाके मिलती है? अटलांटिक ओशियन में, हिंद महासागर में, लाल सागर में, या भूमध्य सागर में। ये बात याद रखिएगा कि जो नील नदी है वो मिश्र होते हुए कहा भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। क्लियर? और नील नदी की दो सहायक नदियां क्या बताया मैंने? व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से, और ब्लू नील कहां से निकलती है? ताना झील इथोपिया से। ये जो व्हाइट नील थी वो कहां से निकल रही थी? व्हाइट नील निकल रही थी विक्टोरिया झील से, और रेड जो ब्लू नील थी वो कहां से निकल रही थी? वो ताना झील से निकल रही थी, इथोपिया के पास। तभी सवाल आए कि व्हाइट नील और ब्लू नील कहाँ जाके मिलते हैं? तो ये मिलते हैं इथोपिया, यहाँ पे सूडान के पास खार्तूम। ये कहाँ जाके मिलते हैं? सूडान के पास खार्तूम में जाके मिलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर? ये नदी है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, ब्लू और व्हाइट तो क्या हो गई? सहायक नदियां हो गई नील। कभी कभी सवाल आता है कि जो नील रिवर है वो कितने देशों से होकर बहती है? ये भी सवाल आता है। अभी हमने पढ़ा कि जो नील नदी है वो किसमें जाके मिलती है? भूमध्य सागर में। जो नील रिवर है वो कितने देशों से होके बहती है? तो याद रखिएगा, जो नील रिवर है वो टोटल 11 देशों से होके बहती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कितने देशों से होके बहती है? 11 देशों से। नील नदी के डेल्टा में लगभग 40 मिलियन लोग निवास करते हैं। जो नील नदी का डेल्टा है ये पूरा, इसके आसपास कितने मिलियन लोग निवास करते हैं? लगभग 40 मिलियन लोग निवास करते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो नील रिवर कितने देशों से होके बहती है? तो 11 देशों से होके बहती है। कुछ और रिवर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट, जैसे कांगो नदी है, और ये दुनिया की अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली कौन सी थी? नील। और दूसरे नंबर पे कौन आती है? कांगो नदी। ये दुनिया की सबसे गहरी नदी भी मानी जाती है। इसी कांगो रिवर को कहा जाता है कि दुनिया की सबसे गहरी नदी है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा को ये नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो वो है कांगो नदी। याद रखिएगा, कभी सवाल आए कि विषुवत रेखा को 2 बार यानी भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। कौन सी नदी है? कांगो नदी। अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं,
उसमें देखिएगा अगर ये सवाल आएगा तो आपसे बनना चाहिए कि विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो है कांगो नदी। और यही नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? नील। नील की 2 सहायक नदियां व्हाइट और ब्लू। व्हाइट रिवर कहाँ से, व्हाइट नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और ब्लू टाना झील से इथोपिया के पास। क्लियर। और कुछ नदी है इस कॉन्टिनेंट में, जैसे नाइजर है, जाम्बेजी है, ये नदियां भी इसी कॉन्टिनेंट में बहती है। कभी कभी सवाल ये आता है कि निम्नलिखित जो नदियां हैं वो किस कॉन्टिनेंट में बहती हैं, तो ऑप्शन रहेगा नील, कांगो, जाम्बेजी और नाइजर। और आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। फिर आप क्या बोलेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि इस कॉन्टिनेंट में नाइजर, जाम्बेजी, नील और कांगो नदियां भी बहती हैं। क्लियर। ताकि कभी ऐसा भी सवाल आए तो आप उसे सॉल्व कर पाए। अब आते हैं स्वेज नहर पे। स्वेज नहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहर मानी जाती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, क्योंकि ये व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट की जो दूरी है उसको भी कम करती है। स्वेज नहर कहाँ है? आप ये देख पा रहे होंगे इस मैप में, यहाँ नील रिवर को आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। यहाँ क्या है? नील रिवर बहती है। ये रेड सी है, लाल सागर है, यहाँ ऊपर भूमध्य सागर है, यहीं पे बहती है स्वेज नहर। यहीं पे क्या है? एक स्वेज नहर है। और स्वेज नहर के बारे में अगर हम जाने तो ये एक समुद्री जल मार्ग, क्या है? एक ये समुद्री जल मार्ग है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अब आप देखिए ये क्या है? भूमध्य सागर है। और ये क्या है? ये लाल सागर है। दिख पा रहा होगा आपको, ये भूमध्य सागर है ऊपर और ये यहाँ पे क्या है? लाल सागर। और इसे जोड़ने का काम कौन सी करती है? ये क्या है? स्वेज नहर। ये स्वेज नहर। कभी सवाल आए कि भूमध्य सागर और लाल सागर, दिख पा रहा होगा आपको, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है, इसे जोड़ने का काम कौन करती है? तो ये है, ये आपको दिख पा रहा होगा, ये है स्वेज नहर। ये क्या है? स्वेज नहर। तो यहाँ है भूमध्य सागर, यहाँ है लाल सागर और इनको जोड़ रहा है कौन? स्वेज नहर। ये जोड़ रही है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। देख लीजिए एक बार इस चित्र को। यहाँ है ये भूमध्य सागर है और ये यहाँ ये लाल सागर है और यहाँ लाल सागर और ये भूमध्य सागर को जोड़ रही है ये क्या है? ये है स्वेज नहर। क्लियर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करती है? स्वेज नहर करती है, याद रखिएगा। दूसरा ये क्या काम करती है? दूसरा ये करती है यूरोप और एशिया के बीच जाने वाले मार्ग को छोटा कर देती है। मतलब यहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसके जस्ट ऊपर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर अगर हम वर्ल्ड मैप देखेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड मैप लगाया था मैंने, हाँ ये देखिए, ये विश्व के 7 महाद्वीप, ये विश्व के 7 महाद्वीप है, इसमें से ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे क्या मैंने बताया था? लाल सागर है, ये यहाँ पे लाल सागर स्वेज नहर, और ये है यूरोप और ये है एशिया और यहाँ पे है स्वेज नहर। तो ये क्या करती है? यूरोप और एशिया के बीच की जो दूरी है जाने की, वो भी कम कर देती है। ये जो स्वेज नहर है ये क्या करती है? ये आप देख पा रहे होंगे, ये यूरोप महाद्वीप है और ये क्या है? एशिया महाद्वीप। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी को भी कम करती है। कौन सी? स्वेज नहर। तो कभी सवाल आए यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच की दूरी को कौन सी एक नहर कम कर देती है, तो वो यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहने वाली कौन सी है? स्वेज नहर। क्लियर। चलिए, ये आप विश्व के 7 महाद्वीप देख पा रहे होंगे। जब आगे क्या है तो बता देती हूँ। ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसे हम पढ़ चुके हैं, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिसे हम पढ़ रहे हैं आज, ये है एशिया कॉन्टिनेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जिसे वीडियो देखना हो वो प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी की जाके इनके बारे में देख सकता है। ये कॉन्टिनेंट कवर करवाए जा चुके हैं। ये है यूरोप कॉन्टिनेंट और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और यहाँ है ये अंत में अंटार्कटिका। क्लियर। तो समझ में आया कि क्या उसमें जो लिखा हुआ था कि यूरोप और एशिया की दूरी को कम करता है, कम करती है स्वेज नहर, तो क्या वो सही था? और जो मैंने बताया कि स्वेज नहर और क्या काम करती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है और यूरोप और एशिया के बीच मार्ग को ये छोटा कर देती है। कभी आ जाए कि स्वेज नहर की कितनी लंबाई है, तो स्वेज नहर की लंबाई है 193.3 किलोमीटर, 193.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है बेसिकली। तो अगर इसकी आ जाए कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो 193.3 किलोमीटर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आ जाता है कि जो स्वेज नहर है उसका निर्माण कब से शुरू हुआ और निर्माण कब हुआ, पूरा हुआ, ये भी आ जाता है। तो जो इसका निर्माण है वो शुरू हुआ था 1859 से, 25 अप्रैल 1859 से इसका निर्माण चालू हुआ था और लगभग 10 सालों बाद
10 सालों बाद 1869 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसका निर्माण शुरू हुआ था 1859 में और इसका निर्माण कार्य 10 वर्षों में पूरा हुआ था। कब? 1869। ये एक वैश्विक ट्रेड मार्ग है। सुएज नहर मैंने पहले भी बताया बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है, ये बहुत ज्यादा चलने वाला मार्ग है। रोजाना लगभग इससे 50 से 60 जहाज यहाँ से होके गुजरते हैं और 2021 में ये आंकड़ा था 20,600 जहाज प्रति वर्ष। इतने सारे जहाज हैं जो इस नहर से होके गुजरते हैं। ये वैश्विक व्यापार का एक बहुत बड़ा मार्ग माना जाता है सुएज नहर, जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट की दूरी को भी कम करता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। क्लियर? सुएज नहर की लंबाई कितनी बताई? 193.3 किलोमीटर। चलिए अब आते हैं जिब्राल्टर जल संधि। कुछ जल संधियां पूछी जाती हैं एग्जाम में कि ये जो जल निम्नलिखित जल संधियां हैं वो किसको किसको अलग करती हैं या किसको किसको जोड़ने का काम करती हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, वो है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि। और ये जल संधि किसे अलग करती है? यह अटलांटिक महासागर को मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब आप देख सकते हैं इसे मैप। ये कह रहा है कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो किसे जोड़ती है, मतलब किसे जोड़ने का काम करती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने या अलग करने का काम करती है। ये देखिए, ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि दिख रही है ये। और ऊपर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है आप ये बताइए? ये है अटलांटिक ओशन, आपको दिख पा रहा होगा। ये क्या है? अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पे क्या? ये है भूमध्य सागर। ये अगर नहीं दिख पा रहा है तो मैं साइड हो जाती हूँ। ये देखिए, यहाँ था अटलांटिक ओशियन और यहाँ क्या है? भूमध्य सागर। ये है भूमध्य सागर और ये क्या है? ये है अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर। इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रही है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर जल संधि। ये कौन सी है? ये है जिब्राल्टर जल संधि। अभी आए कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करने का काम कौन करती है या जोड़ने का काम कौन करती है? तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किसे जोड़ रही है? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। ये सवाल आएगा कि जिब्राल्टर जल संधि किसे जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर। क्लियर? ये क्लियर हुआ। और सीधे ये यूरोप और उत्तर अफ्रीका को अलग करती है या जोड़ती है। मैप में देख लेते हैं, मैप और ज्यादा क्लियर कर देगा। देखिए, ये है यूरोप, ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का काम करती है, यहाँ पे है जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पे क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। ये जो जल संधि क्या करती है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये उत्तरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसको अलग करने का काम करती है। दूसरी चीज, यही जिब्राल्टर संधि ये आप देख पा रहे होंगे अटलांटिक ओशियन, ये आप देख पा रहे होंगे अटलांटिक महासागर। और यहाँ पे क्या स्थित है? यहाँ पे है भूमध्य सागर। यहाँ है भूमध्य सागर। तो यही जिब्राल्टर संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को भी अलग करने का काम करती है या कह दीजिए जोड़ने का काम करती है। और यही जिब्राल्टर संधि क्या करती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को भी जोड़ती है। क्लियर? तो जिब्राल्टर जल संधि दो क्या चीजें करती है? एक अटलांटिक ओशन को जोड़ रही है और भूमध्य सागर को जोड़ रही है और यहाँ यूरोप और अफ्रीका को जोड़ रही है। सवाल आता है बार बार कि ये जल संधि किसे जोड़ती है? अलग अलग जल संधि से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि किसे किसे जोड़ रही थी? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ने का काम करती है। ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ क्या है? भूमध्य सागर। यहाँ क्या है? अटलांटिक महासागर। क्लियर? चलिए आगे। विक्टोरिया झील, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजा पानी की झील, दूसरी सबसे बड़ी ताजा पानी की झील। तो पहली कौन है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा के और अमेरिका के बॉर्डर पे है सुपीरियर झील। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और विश्व की पहले ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वो सुपीरियर झील। आपको पता है सवाल कैसे आते हैं? विक्टोरिया झील दे देगा, मैच द कॉलम दे देगा, जैसे अलग अलग जगह अलग अलग, जैसे टिटिकाका झील मैंने पढ़ाई थी साउथ अमेरिका में और विक्टोरिया झील हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। मैच द कॉलम में सारे कॉन्टिनेंट्स की झील दे देंगी और आपको कहेगा सही मैच करिए कॉलम को। फिर आप क्या करेंगे? तब तो आपको सारे कॉन्टिनेंट की झील पता होनी चाहिए।
इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये छोटे छोटे फैक्ट, और एक नंबर ही आपको एग्जाम के अंदर करता है या एग्जाम से बाहर कर देता है। और यही छोटे छोटे जो फैक्ट हैं, यही छोटे छोटे जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम में। अब जैसे हम पढ़ चुके हैं कि टीटिका कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका में, क्योंकि हमने पूरा कॉन्टिनेंट कवर किया है। अब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर कर रहे हैं, तो हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं कि विक्टोरिया झील कहाँ पाई जाती है, विक्टोरिया झील अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। तो हम अगर मैच द कॉलम भी आता है अलग अलग कॉन्टिनेंट का, तो हम कर ले जाएंगे। तो विक्टोरिया झील बेसिकली क्या है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। और पहली कौन सी है सवाल आ जाए तो पहली है सुपीरियर झील। क्लियर? ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये विक्टोरिया झील की तस्वीर लगाई थी। अब आते हैं सवाना। देखिए, साउथ अमेरिका मैं कंपैरिजन करके इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको चीजें समझ में आई। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुछ घास के मैदान पढ़े थे हमने, जैसे पंपास, ग्रांड चाको, सेल्वास, लानूस, ये पढ़े थे घास के मैदान। ऐसे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी एक घास का मैदान है, वो है सवाना। तो ये भी आ सकता है कि सवाना घास का मैदान कौन से कॉन्टिनेंट में, तो हाँ, सवाना घास के मैदान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होती है, शुष्क जलवायु होती है। सवाना घास के मैदानों की जो जलवायु है वो कैसी होती है, शुष्क जलवायु होती है। पेड़ पौधे उतने सघन नहीं होते, उतने सघन नहीं होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। कुछ घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। बेसिकली आप चित्र देखिए, ये सवाना घास के मैदान का चित्र है। क्या आपको इसमें पेड़ पौधे सघन दिख रहे हैं? नहीं, दूर दूर स्थित दिख रहे हैं। ये आपको घास के मैदान भी दिख रहे होंगे, तो ये घास के मैदान है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो बेसिकली कैसी होती है, शुष्क जलवायु होती है सवाना घास के मैदान की। ये इसकी जलवायु घास प्रधान होती है। और लगभग आधा अफ्रीकी क्षेत्र इन्हीं मैदानों से ढका हुआ है, इन्हीं मैदानों से ढका हुआ है, सवाना घास के मैदानों से। क्लियर? और ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, शुष्क जलवायु है तो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है, आपको सबको पता है कि वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो वो जो एरिया रहेगा वो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा। तो सवाना घास के मैदान कैसे हैं, सवाना घास के मैदान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और ये शुष्क जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है, या शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मरुस्थल। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। कौन सा है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एक बात जो आपको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गर्म, सबसे पूछ लेता है कि सहारा डेजर्ट है वो कैसा रेगिस्तान है, गर्म है कि ठंडा है। तो याद रखिएगा, जो सहारा रेगिस्तान है वो कैसा है, गर्म रेगिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। क्लियर? दूसरा, ये कहाँ है, वो पूर्व में मिस्र से लेके मोरक्को तक फैला। मिस्र है, इजिप्ट, जहां पे वो नील नदी बह रही थी, वहां से लेके क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है, पश्चिम में मोरक्को तक फैला हुआ है। क्लियर? ये देखिए, फोटो देखिए सहारा रेगिस्तान की। विश्व का सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। सवाल ये भी आएगा कि सहारा कैसा डेजर्ट, तो सहारा गर्म डेजर्ट। क्लियर? और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। क्लियर? कौन से कॉन्टिनेंट में सहारा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी, जैसे हम पढ़ते थे एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वतमाला पढ़ी थी, साउथ अमेरिका में तो हमने पढ़ा था एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कांकागुआ। ऐसे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी चोटी है किलिमंजारो पर्वत। यहाँ कौन सा पर्वत है सबसे ऊंची चोटी? सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो। और माउंट किलिमंजारो की हाइट कितनी है? 5895 मीटर, 5895 मीटर। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो कभी सवाल आए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी वो आता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, या तो मैच द कॉलम में आता है, कि हर कॉन्टिनेंट की ऊंची चोटी दे देगा और कहेगा मैच करिए कॉलम को। तो याद रखिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये कंफ्यूज करती हैं चीजें, कि कांकागुआ कहाँ की है, माउंट एवरेस्ट कहाँ की है, किलिमंजारो कहाँ की है। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी चोटी है किलिमंजारो। क्लियर? और ये अपनी बर्फीली चोटियों और ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। ये देखिए किलिमंजारो की पिक, कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, और कितना प्यारा लग रहा है देखिए। और इसीलिए यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए भी ये प्रसिद्ध है और अपनी बर्फीली चोटियों के लिए।
तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये सबसे ऊंची चोटी है, माउंट किलिमंजारो। अब चलिए जो हमने पढ़ा है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। और एमसीक्यू सॉल्व करने में देखिएगा आप सारे एमसीक्यू चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी हमने कौन सी पढ़ी? नील नदी पढ़ी। नील नदी की लंबाई कितनी पढ़ी हमने? 6650 किलोमीटर, कहीं कहीं ये मिलती है 6690 किलोमीटर, अलग अलग देता है। क्लियर? कहां से निकलती है? तो नील नदी याद रखिएगा विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी की दो सहायक नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। कौन सी सहायक नदियां हैं? व्हाइट नील और ब्लू नील। और बेसिकली ये किन देशों से होके निकलती है? यूथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान और मिस्र। और ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी। तो बेसिकली अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसकी दो सहायक नदियां हैं, ब्लू नील और व्हाइट नील। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये कहां से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है, याद रखिएगा। नील नदी का उद्गम कहां से है? विक्टोरिया झील से। अभी सवाल आएगा ये। अब बताइए हम पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हमने सबसे बड़ी झील कौन सी पढ़ी? विक्टोरिया झील। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, अफ्रीका की है, अफ्रीका की सबसे बड़ी है। और पूरे विश्व की दूसरे नंबर की ताजे पानी की झील है। पहले नंबर पे क्या बताया था? सुपीरियर झील, जो ताजे पानी की झील है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अफ्रीका की पहली, मतलब अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की, और पूरे विश्व की दूसरे नंबर की। क्लियर? तो विक्टोरिया झील क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील। अब आते हैं सवाल में। अब कहाँ जाते हैं? अब आते हैं सवाल में, जिसमें सबसे ज्यादा आनंद आने वाला है आप ही लोगों को, क्योंकि अब आपका काम शुरू हो जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा बताया था? ऑप्शन: लीबिया, मोरक्को, मिस्र, अल्जीरिया। बताइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा बताया था? मैंने बताया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा बताया था? अल्जीरिया। अगर आपको याद हो मैप में ऊपर चलते हैं अपन। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश क्या बताया था मैंने? अल्जीरिया। और यहाँ पे मैंने बताया था ये, इसमें बताया था मैंने अल्जीरिया कहाँ पे है, ये दिखाया था मैंने कि ये आपको ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश ये है अल्जीरिया। और मैंने ये बताया था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही यही कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा देश है, 54 देश। क्लियर? और सबसे छोटा यहाँ का देश कौन सा? मैंने बताया था कि ये इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, ये मेडागास्कर के पास कॉमोरोस के ऊपर यहाँ क्या है? सेशल्स। क्या है? सेशल्स। ये सबसे छोटा देश माना जाता है सेशल्स, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा था? सबसे बड़ा देश था अल्जीरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सबसे छोटा देश। आ गया ना वही जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश कौन सा है। चलिए बताइए छोटा देश कौन सा है? श्रीलंका, सेशल्स, थाईलैंड, मालदीव। अभी जस्ट बताया कौन सा था सबसे छोटा देश? बिल्कुल सही, सेशल्स, जो कहाँ था? हिंद महासागर में था, मेडागास्कर के ऊपर, कॉमोरोस के ऊपर, जस्ट क्या था? सेशल्स। कभी आता है कि सेशल्स कहाँ है? तो ये इंडियन ओशियन में कहाँ है? हिंद महासागर। हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सर्वोच्च बिंदु, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस, माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, गॉर्डियन ऑस्टिन। बताइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस है क्या? माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, गॉर्डियन ऑस्टिन। बिल्कुल सही, माउंट किलिमंजारो। अभी पढ़ा है हमने, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, पढ़ा है ना? देखिए अब बन रहे होंगे क्वेश्चन क्योंकि पढ़ चुके हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी क्या पढ़ी हमने? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी क्या पढ़ी? यांगसी, अमेजन, नील, सिंधु। बताइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? बिल्कुल सही, कौन सी? नील नदी। और नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से था? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से। कहाँ से था? विक्टोरिया झील से। और ये यही विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, और ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ताजे पानी की भी झील है, विक्टोरिया। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी नील नदी और इसका उद्गम कहां से? विक्टोरिया झील से। अफ्रीका महाद्वीप किन 3 अक्षांश रेखाओं से होकर गुजरता है? मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कौन सी 3 अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं? मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे, अब आप ऑप्शन देखिए फिर बात होगी,
कि इससे केवल विषुवत रेखा निकलती है, यानी कि केवल भूमध्य रेखा, कर्क और विषुवत रेखा निकलती है, कर्क, विषुवत और मकर रेखा निकलती है, या कोई रेखा नहीं निकलती, बताइए। तो मैंने बताया था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं निकलती हैं। वो एक इकलौता कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बताया था मैंने। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी बताई थी मैंने? तो कांगो नदी, कांगो रिवर बताई थी। क्लियर? चलिए, अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? घास के मैदान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या कहे जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि साउथ अमेरिका में घास के मैदान पढ़ाए थे मैंने, इसी तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है, जहां शुष्क जलवायु बताई है। अब ऑप्शन है पंपास, सवाना, स्टेपीज, कैंपास, बताइए कौन से घास के मैदान हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि इन घास के मैदानों की जो जलवायु है वो कैसी है? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु बताई थी मैंने, फोटो भी दिखाई थी कि सवाना घास के स्थल है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना। क्या कहा जाता है? सवाना। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है? शुष्क जलवायु होती है। क्लियर? और पंपास कहाँ पढ़ाया था मैंने? पंपास जब साउथ अमेरिका पढ़ाया था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, वहां बताया था मैंने। कंपास भी बताया था मैंने। कैंपास कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं मध्य एशिया क्षेत्र, मध्य एशिया क्षेत्र में। वहां पे कौन से हैं? स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। और सवाना कहाँ है? सवाना अफ्रीका कॉन्टिनेंट के घास के मैदान। याद रखिएगा, ये सवाल लगभग मुझे लगता है हर एग्जाम में घास के मैदान अगर कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन उठा रहा है तो ये पूछता ही पूछता है। स्टेट पीसीएस का एक एग्जाम देखा था मैंने, उसमें लगातार 2 साल सेम क्वेश्चन कि घास के मैदान मैच करिए कॉलम, कौन कहाँ के घास के मैदान। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अभी हमने पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है सहारा, अरबी, थार, कोई नहीं। बताइए इसका, ये आपका होमवर्क, ये क्या है? आपका होमवर्क है। ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। कमेंट करिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अभी क्योंकि मैं एशिया कॉन्टिनेंट भी आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी पढ़ा दिया, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए। तो ये आप बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विषुवत रेखा अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है? मतलब जो भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कितने देशों से होकर गुजरती है? बताइए। ये आप मैप में देखेंगे, ये मैप लेके आते हैं आपके सामने, मैप से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, मैप से ज्यादा चीजें समझ में आ जाती है बेसिकली। इस वजह से मैप ज्योग्राफी में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये देखिए, ये है विषुवत रेखा और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये क्या है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ से गुजर रही है इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ये बीच में विषुवत रेखा। ये भी पूछा गया है कि ये जो विषुवत रेखा है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके 7 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के टोटल 7 देशों से होकर ये गुजर रही है। तो ये बात आप याद रखिएगा, कितने देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा? विषुवत रेखा 7 देशों से होकर गुजरती है। और अगर भूमध्य रेखा भी है तो भूमध्य रेखा उसी को कहा जाता है। क्लियर? और कमेंट करके जल्दी बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विषुवत रेखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कितने देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के टोटल 7 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 7 देशों से। अगला सवाल है, क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी किस महाद्वीप के लिए कहा जाता है? क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए। क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी बेसिकली साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली एक ऐसी जगह है जहां मानव सभ्यता के, या मानव जो हमारे पूर्वज हैं, मानव सभ्यता के जो पूर्वज रहे हैं उनके जो बहुत उनकी जो चीजें हैं वो पाई गई। उनकी सबसे ज्यादा चीजें या उनकी सबसे ज्यादा जो अवशेष है वो कहाँ पाए गए हैं? तो वो इसी जगह पाए गए हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी। जो मानव पूर्वज हैं उनके सबसे ज्यादा अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं साउथ अफ्रीका के पास है क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये आप चित्र देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब जो मानव सभ्यता है, जो मानव पूर्वज हैं, उनके सबसे ज्यादा अवशेष कहाँ है? तो वो इसी जगह पाए गए। और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था 1999 में।
1999 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ है। तो ये भी जरूरी हो जाता है कि कभी सवाल आए कि क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो ये शामिल हुआ 1999 में। क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है, तो ये जो मानव पूर्वज हैं हमारे, उनके जो भी अवशेष हैं वो सबसे ज्यादा संरक्षित या सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पाए गए हैं, तो वो इसी क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी में पाए गए हैं। ये कहाँ है, ये साउथ अफ्रीका में है, या अगर कब पूछा जाए किस महाद्वीप में है या किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और इसी जगह क्या पाए गए हैं, जो मानव पूर्वज रहे हैं, जो हमारे मानव पूर्वज रहे हैं, उनके सबसे ज्यादा अवशेष। फोटो देखिए आप, इस फोटो में आप समझ पा रहे होंगे जो हमारे मानव पूर्वज हैं उनके सबसे ज्यादा जो अवशेष है, ये कहाँ है, ये इसी जगह है। इसीलिए इसे कहा जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव सभ्यता की जो क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी है वो। क्यों, क्योंकि यहाँ जो मानव सभ्यता है, मानव पूर्वज है, उनके सबसे ज्यादा अवशेष पाए गए हैं। ये कहाँ है, ये साउथ अफ्रीका में है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो ये यूनेस्को में शामिल हुआ है 1999। अगला सवाल है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आई थिंक ये सवाल हम कर चुके हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और ये कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। क्लियर। चलिए, अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये सवाल मैंने बताया था क्या। ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बताइए। ये बताया था क्या मैंने कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। आपके सामने ऑप्शन है नील, कांगो, नाइजर और जाम्बेजी। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काट रही, बिल्कुल सही है कांगो नदी। कांगो नदी कौन सी थी जो विषुवत रेखा को 2 बार काट रही थी, और ये बात बताई जा चुकी है। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो नदी, और ये विश्व की सबसे गहरी नदियों में भी से एक है। अफ्रीका महाद्वीप का और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भी और पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। अभी मैंने फोटो भी दिखाई थी उसकी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म मरुस्थल है। ऑप्शन है थार, अरबी, तिब्बती, सहारा। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सा एक मरुस्थल पाया जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है कौन सा, सहारा मरुस्थल। और यही सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल है। सवाल कभी कभी ये आता है कि थार कैसा मरुस्थल है, ठंडा है कि गर्म है। सहारा कैसा मरुस्थल है, ठंडा है कि गर्म है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो सहारा है वो कैसा है, गर्म मरुस्थल है, और विश्व का सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल भी माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी कौन सा है, सहारा। क्लियर। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप किन 3 अक्षांश रेखाओं से होकर गुजरता है, ये कर चुके। तो अफ्रीका महाद्वीप किन 3 अक्षांश रेखाओं से होकर गुजरता है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। और विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो नदी काटती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन है मालावी झील, तुर्काना झील, विक्टोरिया झील, चाड झील। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बिल्कुल सही, विक्टोरिया झील। और इसी झील से निकलती है नील नदी। इसी झील से क्या निकलती है, नील नदी। और नील नदी को ही कहा जाता है मिस्र की जीवन रेखा। मिस्र की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नील नदी को कहा जाता है। चलिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अफ्रीका की पूछा है, दुनिया की पूछता तो कहता दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और अफ्रीका की है तो अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ऑप्शन है नील, नाइजर, कांगो, जाम्बेजी। बताइए। क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया से किस नदी का उद्गम होता है, मतलब विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, यह पूछा गया है। विश्व की अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया, उस विक्टोरिया से कौन सी नदी का उद्गम होता है, विक्टोरिया से कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है नील नदी का, नाइजर का, कांगो का, जाम्बेजी। तो विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, बताइए। बिल्कुल सही, विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। विक्टोरिया झील से किसका उद्गम होता है, नील नदी का। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विक्टोरिया झील। नील नदी की कुल लंबाई कितनी थी, नील नदी की कुल लंबाई मैंने आपको बताया था कि नील नदी की लंबाई कहीं कहीं पाई जाती है 6650, कहीं कहीं मिलती है 6680 और कहीं कहीं मिलती है 6690। तो चूंकि ऑप्शन में हम जाएंगे तो ऑप्शन में अगर 6050 है तो 50 लगाएंगे, 80 है तो 80 लगाएंगे, 90 है तो 90 लगाएंगे। जैसे ऑप्शन है 4000 किलोमीटर,
फिर ऑप्शन है 6,690 किलोमीटर, फिर है 2,600 किलोमीटर और है 3,000 किलोमीटर। तो जो डाटा है उसके आसपास कौन सा दिख रहा है? आसपास है 6,690 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा नील नदी की लंबाई कितनी है? तो नील नदी की बेसिकली लंबाई है 6,690 किलोमीटर। क्लियर? चलिए, श्वेत नील और नील नदी उसका जो संगम होता है, मतलब जो व्हाइट नील है और ब्लू नील, व्हाइट नील है और ब्लू नील है, उसका जो संगम है वो कहाँ होता है? मैंने बताया था आपको कि व्हाइट नील और ब्लू नील कहाँ जाके मिलती हैं। ऑप्शन है आपके पास सूडान के खार्तूम में, इजिप्ट के काहिरा में, साउथ सूडान के जूबा में, या इजिप्ट के आसपास में। बताइए कहाँ मिलती है ब्लू नील और व्हाइट नील? मैंने बताया था कि ब्लू नील और व्हाइट नील जाके मिलती है सूडान के खार्तूम में। कहाँ मिलती है? सूडान के खार्तूम में मिलती है। स्टार्टिंग में बताया था कि नील नदी और ब्लू नदी का श्वेत नील और ब्लू नील इनका संगम कहाँ होता है? खार्तूम में होता है। सूडान के पास खार्तूम में इनका संगम होता है। किसका किसका? श्वेत नील का और ब्लू नील का। नील नदी में आसवान बांध किस देश में? देखिए, नील नदी किसे कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है मिस्र की जीवन रेखा। किसे कहा जाता है? मिस्र की जीवन रेखा। किसे कहा जाता है? मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है नील नदी। ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि मिस्र की जीवन रेखा कौन है? तो नील नदी। नील नदी में स्थित है आसवान बांध। सवाल ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो नील नदी पर स्थित है? ये भी सवाल आ जाता है। तो नील नदी पर स्थित बांध कौन सा है? आसवान बांध। याद रखिएगा कि नील नदी पर स्थित बांध कौन सा है? आसवान बांध है। पूछा गया है कि ये जो आसवान बांध है ये किस देश में? अब अगर सोचिए, नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है, तो नील नदी किस देश में बहेगी? ऑप्शन है सूडान, यूथियोपिया, इजिप्ट, इसी को मिस्र बोलते हैं, और युगांडा। बताइए कौन से जगह बहेगी नील नदी? नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है जिस पर है आसवान बांध, और आसवान बांध स्थित है इजिप्ट में यानी कि मिस्र में। तो नील नदी पर कौन सा एक बांध है? आसवान बांध है। आसवान बांध बेसिकली बनाया गया है वहां की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, सिंचाई की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया है। ये किस नदी पर है? नील नदी पर है। और नील नदी को क्या कहा जाता है? मिस्र की जीवन रेखा। कभी सवाल आ जाए कि आसवान बांध किस देश में है, तो ये मिस्र में। और विश्व में सबसे ज्यादा देश कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि चूंकि एशिया बड़ा है तो एशिया में ज्यादा होंगे, नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा देश है, 54। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए, इसको हम अगर मैप से समझेंगे ना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहना चाहिए, तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे पड़ती है। भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसे पड़ती हैं? सीधे, डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इस कारण जो वहां का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है। ये देखिए, ये है कर्क रेखा और ये है भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। इस भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती है। इस भूमध्य रेखा पर यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र होता है वो गर्म क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस भूमध्य रेखा पर जो सनलाइट है, सन रेज है, वो डायरेक्ट पड़ती है। इस वजह से ये जो क्षेत्र होता है ये गर्म क्षेत्र होता है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सवाल वही पूछा है कि कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो कैसा जलवायु क्षेत्र होता है? सवाल यही पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जो जलवायु क्षेत्र है उनका, वो कैसा जलवायु क्षेत्र है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जलवायु क्षेत्र है वो कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिक जोन, टॉरिड जोन। ये तो ये पूछा है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, और दूसरा क्या पूछा था? दूसरा पूछा था मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? टॉरिड जोन कहलाता है। याद रखिए। क्लियर? चलिए, यहां से सारी चीजें कवर होती हैं जितनी भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की थी, कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा था, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ के घास के मैदान हैं और जलवायु क्षेत्र है, वो सारी चीजें कवर करा दी। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये जो छोटी छोटी फैक्ट, जो छोटी छोटी चीजें वही महत्वपूर्ण। बेसिकली 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट आपकी कराए जा चुके हैं, एशिया कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट।
ये सारे कॉन्टिनेंट खत्म हुए। इसमें अगर आपको इसके आगे की सीरीज चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि और जितने भी कॉन्टिनेंट है उन्हें कंटिन्यू किया जाए या नहीं, और ज्योग्राफी की क्लासेस को कंटिन्यू हमें रखना है या नहीं। और हाँ, जो लोग बिहार पुलिस के लिए एक अलग से सीरीज चलाई गई है जिसमें वहाँ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो एग्जाम के पहले एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाके चैनल पे। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और कमेंट करके आपको सबको बताना है कि ये क्लास कैसी लगी है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही पढ़ते